नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पेपर देखेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में आपका एक क्वेश्चन आया था, उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जो 1 ईयर या 2 ईयर्स के जो बच्चे ITI कोर्स कर रहे हैं उनके लिए कितना है 25 क्वेश्चन जो है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड के हों, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, RAC, वेल्डर, टर्नर, मोटर, डीजल, स्विमिंग टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी इत्यादि जितने भी ट्रेड ITI में संचालित होते हैं उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी का 25 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये आपको आएगा। ये श्योर है, ये पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी है और ये पूर्व में जो पूछा गया है वही बार बार क्वेश्चंस रिवीजन होते हैं। क्योंकि मैं अपने विगत 10 वर्षों का अनुभव बता रहा हूं कि यही सेम क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी में आते हैं। नियर अबाउट आपने 100 या 150 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी का पढ़ लिया तो मान के चलिए कि ये आपकी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है एम्प्लॉयबिलिटी का कह रहा है कि कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि यानी कि कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्ट की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+C। Ctrl+X किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये भी बाकी के जो ऑप्शन है वो भी हम चर्चा कर रहे हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये कट के लिए होता है। Ctrl+A ये आल के लिए, यानी कोई भी चीज़ हमें आल सेलेक्ट करना है तो Ctrl+A। Ctrl+V किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो राइट आंसर है ये वाला C वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि सिर की सुरक्षा के माध्यम किससे की जाती है। तो जो हमारा सिर का सुरक्षा है वो हेलमेट से किया जाता है। ठीक, आंखों की सुरक्षा चश्मे से, हाथ की सुरक्षा दस्ताने से, मास्क जो है फेस का सुरक्षा करता है, लेकिन हेलमेट हमारा सर की पूरा सुरक्षा करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। डिलीट की हुई फाइल कहाँ स्टोर होती है, तो रिसाइकिल बिन, जो रिसाइकिल बिन होता है उसी में डिलीटेड डाटा होता है, बाकी में ये सब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है। भाई देखिए, पर्सनालिटी स्किल्स का तात्पर्य ये होता है कि हम लोग अपने व्यक्तित्व को ऐसा रखें ताकि समाज में जहाँ नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा बिहेवियर कर सकें। इसी से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक सर्वे आपको बता दूं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के नॉलेज के अभाव में कितने लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। क्योंकि जो नौकरियां होती हैं, आपको तात्पर्य ये भी सीखना चाहिए कि नौकरी जहां हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे जिस समाज में रह रहे हैं, वहां हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कार्य करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो यही सब सीखना रहता है, यही इसी सब की जानकारी लेनी होती है। यदि जहाँ जिस कार्यस्थल पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपका बिहेवियर ख़राब है, लोगों से रोज़ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लोगों से तालमेल संबंध अच्छे नहीं बना रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक है। तो ये चीज़ें आप जानते रहिए। चलिए, ये आपका है कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते हैं अच्छे से कर रहा है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। यानी कि जिस सीट पर मान लीजिए हम बैठे हैं उसी पर आगे पीछे भाई उससे बिना परमिशन लिए उसको धक्का दे रहे हैं, चाहे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये हमारे चीज़ से बहुत ख़राब चीज़ें हैं। तो ये अच्छे शिष्टाचार में नहीं आते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। बाकी ये निर्देशों का पालन करें, ये सब चीज़ें, ये सब अच्छे शिष्टाचार में आते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये अच्छे से गुड बिहेवियर है कि धीमी आवाज़ में बोलें, सभी छात्र विनम्र रहें, केबिन मैनेजर निर्देश यानी जो भी गाइडलाइंस से यात्रा कर रहे हैं उसका पालन कर रहे हैं, तो ये हमारा गुड बिहेवियर की बात आती है। बाकी ये चीज़ बैड बिहेवियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा ISO एंड BIS। ISO और BIS क्या चीज़ है कि ISO ये मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन का तरीका होता है कि ISO क्या चीज़ है, BIS क्या चीज़ है। ISO का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन।
ये ISO का फुल फॉर्म है। BIS का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ISO जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था होती है। BIS क्या होता है, यह भारतीय मानक संस्था होती है, इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है। कि यानी कि जो चीज़ भारत में बनेगी वो BIS से अप्रूव होगी, जो लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर काम करती है वो ISO द्वारा प्रमाणित होती है। तो ये मानकीकरण का चीज़ें बताती है। क्वालिटी से इसका तात्पर्य नहीं होता है। ये कहने का मतलब, मानक का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ों को, उस जो भी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है या आप जो भी फैक्ट्री, कंपनी या कोई उत्पाद बना रहे हैं, यदि ISO सर्टिफाइड है तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस स्तर से गुजर रही है। ये क्वालिटी कभी वेरीफाइड नहीं करती कि ISO का ठप्पा लग जाए तो बहुत बेटर क्वालिटी का हो जाए, ये ऐसा कुछ भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, उनके लिए जो ज़रूरी आवश्यक सामग्री है कि ये मशीनें, इनसे प्रोडक्शन होना चाहिए, ये चीज़ें होना चाहिए, तो वो रहेगा। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आप पढ़ेंगे और विस्तृत तब इसको बहुत जानकारी मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि LAN का विस्तार क्या है। LAN वैन नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो LAN का जो हमारा विस्तार होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क को कितना दूर तक हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं ये बताता है लोकल। इसका रेंज कम होता है। वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जब हमें 20-25 किलोमीटर के अंदर में करना रहता है नेटवर्क को ट्रांसमिशन, तो वैन का इस्तेमाल करते हैं। कमरे में एक करना है तो LAN का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ कम एरिया में करना रहता है तो लोकल एरिया नेटवर्क का नेटवर्किंग करते हैं, बाकी का वैन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो राइट आंसर है C है, क्योंकि हर बार परीक्षा में या तो LAN पूछता है या वैन पूछता है, तो उसको याद किए रखिएगा। चलिए, कह रहा है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है, तो उसको एंटरप्रेन्योर करते हैं, उद्यमी। उद्यमी का तात्पर्य है कि शुरुआत, जैसे सपोज दैट कि आपको मेटल का, कुछ धातु का वेल्डिंग करके बनाना है, या चाहे लोहे का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो कि उसके जड़ से बना रहे हैं। यानी कि आप क्या लाए, वहाँ से अयस्क लाए, खनिज लाए, फिर उसको रिफॉर्म करके जो जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में बना रहे हैं। जैसे स्टील की सरिया बनती है स्टील फैक्ट्रियों में, तो क्या होता है कि वहाँ से हम लोग कच्चा लोहा लाते हैं, कच्चा लोहा को रिफॉर्म करके भट्टी उट्टी में गला के सरिया का निर्माण, यानी कि जो चीज़ जड़ से, शुरू से नई चीज़ बनाई जाती है उसको एंटरप्रेन्योर करते हैं। बाकी व्यवसायी क्या होता है, व्यवसायी का जो तात्पर्य होता है कि जो आपने बना दिया उसको क्या करें कि फिर इसके बाद उसको ग्राहकों तक पहुंचाए या दुकानदारों तक पहुंचाए, तो व्यवसायी हो गया। यानी आपकी बनाई हुई चीज़ को दूसरे जगह पर पहुंचाने का तात्पर्य व्यवसायी करता है। बाकी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, ये भी बिक्री का ही कार्य करते हैं, भाई दूसरे से खरीदते हैं, दूसरे के ले जाकर बिजनेस। मर्चेंट भी उसी तरह, दूसरे देश का सामान चाहे अपने यहाँ का जो भी है, एक दूसरे को वहाँ ट्रांसमिशन करना, बड़े स्तर पर इनसे उनसे बात करके बेचना। लेकिन जो बनाता है, मुख्य रूप से जो प्रोडक्शंस करता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो ये जानते रहिए, उद्यमी। अगला है, कह रहा है एक ईमेल आप प्राप्त करता है, ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो ईमेल की कॉपी भेजने के लिए CC का इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन कॉपी। ठीक है। फिर कह रहा है रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम को भरें, यानी कह रहा है कि आई मेड दिस केक, यानी कि मैं उस केक को बनाना चाहता हूँ, माई सेल्फ लगेगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा माई सेल्फ, यानी कि मैंने स्वयं इस केक को बनाया। यदि इसका हिंदी देखा जाए तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ यानी स्वयं के लिए लगेगा, हिम सेल्फ नहीं लगेगा, इट सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब नहीं लगेगा, माई सेल्फ लगेगा। फिर कह रहा है प्राथमिक चिकित्सा, ABC का तात्पर्य क्या है कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी जब भी फर्स्ट एड किसी को चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो हमें फर्स्ट एड में प्राथमिक चिकित्सा जो किया जाता है, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि उसको हवा देते हैं मुंह से, उसको यानी खुले में वो करते हैं। ये नहीं कि किसी को चोट लग गई, अक्सर कंपनी में तो 10 लोग उसको घेरे पड़े हैं, तो हवा सांसें सही तरीके से नहीं ले पाएगा, तो हमें ये फंडा अपनाना पड़ता है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपके रिज्यूमे का मुख्य
शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो हमारा शॉर्टकट की का जो इस्तेमाल होता है वो कंट्रोल यू, ठीक। अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू का मतलब होता है जैसे हमने मान लीजिए कोई भी चीज़ टाइप किया है तो इसको हम लोग अंडरलाइन ऐसे करना है, यानी कि उसको रेखांकित करने के लिए या उसको हाईलाइटेड चीज़ें करने के लिए, हाईलाइटेड तो बोल्ड हो जाता है लेकिन जैसे उसके नीचे लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन का इस्तेमाल, बी से बोल्ड हो जाता है, यल से अलाइंड में यानी एक सीधी रेखा में हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल एच से कट किया जाता है। तो कुछ 60 की 10-15 हैं, उसको यदि आप याद कर लेंगे तो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये चीज़ जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। कर इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? डूज का मतलब कि हमें क्या करना चाहिए। जब भी देखिए इंटरव्यू हम लोग देने जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें एटिक्यूट करना चाहिए। अब आपको कुछ एटिक्यूट्स बता दे रहे हैं कि जैसे इंटरव्यू देने जाएं तो बी ऑन टाइम, टाइम पे रहें, ठीक। प्रिपेयर्ड, ठीक। ब्रिंग कापीज, यानी प्रिपेयर होके जाएँ, फिर कापीज होके जाएँ, फिर बी प्रोफेशनल, बी पॉजिटिव, लिसन, फॉलो, ये चीज़ें हमें करना है। क्या चीज़ें नहीं करना है कि भाई वहाँ जाके आप इनफॉर्मल यानी कि ऐसे असाधारण कपड़े न पहनिए, ऐसे ड्रेसेस न पहनिए जिससे आपको अच्छा लगे, फालतू का चीज़ें नहीं बोलना है, गलत चीज़ें नहीं उच्चारण करनी है, चाहे नहीं बोलना है। आप चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं आ रहा है तो उससे सॉरी कर दीजिए, सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको गलत न बता के वहाँ पे सॉरी शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, और जो भी अपने आप को वहाँ पे परफॉर्मेंस करिए वो साफ़ सुथरा और अच्छा हो। तो ये मुख्य बातें हैं हमारा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा बी, यानी काम अप्रोच, यानी कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स, यानी कि जो हमारे 7 क्वालिटी टूल्स हैं उनका पूछ रहा है कि 7 को मुख्य रूप से क्वालिटी टूल होते हैं, इसको एकदम याद करना रहता है। रट लीजिए कि जो क्वालिटी टूल कितने हैं, 7 हैं। कौन कौन 7 क्वालिटी टूल्स हैं आपको थोड़ा सा बता दें इस पर लिख के। काज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है जो फर्स्ट क्वालिटी टूल होता है हमारा, काज एंड इफेक्ट डायग्राम। दूसरा नंबर का जो क्वालिटी टूल है स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम। तीसरा नंबर का है हिस्टोग्राम। चौथा जो है कंट्रोल चार्ट। पांचवा जो है पैरेटो चार्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। छठवां जो है चेक शीट। सातवां जो है स्ट्रैटिफिकेशन। ये 7 जो हैं हमारे क्वालिटी टूल्स हैं। ये क्या चीज़ बताते हैं कि कोई भी चीज़ प्रोडक्शन होता है तो उसका एक प्रक्रिया होती है, उसी से हमारा हो के गुजरेगा तभी क्या होता है, क्वालिटी उस प्रोडक्ट का निकलेगा। यदि क्वालिटी नहीं निकलता है तो फिर हमारा चीज़ें बेकार होते हैं। मास प्रोडक्शन में ये सब पूरा करना पड़ता है। इसको आप विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे एक एक चीज़ को तो पूरा क्लियर कट हो जाएगा। यानी ये जानते रहिए कि 7 क्वालिटी टूल्स हैं कौन कौन, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, कंट्रोल चार्ट, पैरेटो चार्ट, चेक शीट और स्ट्रैटिफिकेशन। ये इतना हमें फॉलो करना होता है, इसका फॉलो करेंगे तभी होगा आपका। फिर चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। जो रिक्त स्थान है ये कह रहा है कि उचित यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भरना है। तो इसमें कह रहा है कि सी हैज हर्ट, सी हैज हर्ट हर सेल्फ लगेगा, क्योंकि यहाँ सी है,
सी जहाँ लगता है वहाँ पे हम लोग सी के साथ हर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हिम सेल्फ नहीं होगा, माई सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं सी के साथ किसका इस्तेमाल होता है, हर सेल्फ का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि उत्पादन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जब भी उत्पादन की बात होगी, आउटपुट बटा के इनपुट, ये एकदम फार्मूला है। कोई भी चीज़ आउटपुट कितना हमें मिल रहा है और हमने कितना निवेश किया है, किसी भी बिजनेस में या कहीं भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो दक्षता हमारा इसी तरह निकालना होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों को पुनः आवर्तित कहा जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन है, चाहे कुछ भी हमारा कर रहा है, वेस्टेज हो गया या खराब हो गया, तो उसको रिसाइकलिंग करके बना रहे हैं, तो उसी को रिसाइकलिंग मटेरियल किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है बहुत सिंपल है, गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स, ये जानते रहिए। बहुत बच्चे सेल टैक्स पे लगा देते हैं, नहीं, इसका गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जानते रहिए। कार्डिनल नंबर कौन सा होता है? कार्डिनल नंबर जो हमारा है 1 होता है। जैसे कार्डिनल नंबर क्या होता है, 1 2 3, ऐसे संख्या बताती है, कहीं से कुछ बता दे, 20 30 50 कार्डिनल नंबर। लेकिन जो 5th 2nd 8th ये दिया है, ये पोजीशंस बता रहा है, तो इसको ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक, ये जानते हैं, यानी कि ये आर्डर से इस क्रम में है। जैसे कोई बच्चा लाइन में खड़ा है, तो 5th वाला बच्चा, मान लीजिए 5th का 5वां, तो 5वां बच्चा उठ के आएगा, तो वो ऑर्डिनल नंबर है। कार्डिनल नंबर जैसे 30 20 कुछ भी है, वो संख्या बताएगी, मात्रा बताएगी, बाकी ये नहीं बताता है कि वो कहाँ है। फिर अगला है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौन सा लक्षण है? लक्षण नहीं है इसमें, देखिए ध्यान से हमें पढ़ना है, इसमें नहीं का बात कर रहा है। तो अनएथिकल वर्क, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य हमें नहीं करना है कि जो सफलता प्राप्त करने के लिए लक्षण ना हो। बाकी ये सब क्या है, आपको सफलता चाहिए तो आत्मविश्वास होना चाहिए, कमिटमेंट यानी अच्छे से बात कर सकें, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? तो लिसनिंग का हिस्सा जो है एनेक्जिटी ये लिसनिंग का हिस्सा नहीं, यानी जो राइट आंसर बी वाला एनेक्जिटी की हिंदी क्या होती है? चिंता। यानी कि हमें भाई लिसनिंग कहीं पता चले कि कोई चीज़ हमें प्रोग्राम चल रहा है या कुछ चीज़ें हम सुन रहे हैं, लेक्चर्स किसी का सुन रहे हैं, उसी में पता चले मन में कोई और बातें चल रही, चिंता कर रहे हैं, वो चीज़ें ये अच्छी नहीं है। बाकी तो आप ध्यानपूर्वक रहिए, एडजस्टमेंट करिए, एटीट्यूड होना चाहिए आपको, ये सब चीज़ें होनी चाहिए लिसनिंग में। ठीक है। निर्णय लेते समय इनमें से किस पे विचार किया जाना चाहिए? कह रहा है कि आपके दोस्तों की पसंद, मिजाज, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं जो है, यानी कि आपका ये चीज़ें होगा। का आंसर नंबर डी हो जाएगा आंसर 22। चलिए कह रहा है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनका कौन सा एक आवश्यक कदम है? डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ये डी वाला है। ठीक, जब भी किसी चीज़ का समाधान करना है तो डेटा इकट्ठा करिए, उस पर एनालिसिस करिए, तब उस पर करिए, उसमें कमियां निकालिए और उस कमियों का क्या क्या सॉल्यूशंस है उसको करेंगे तो ये चीज़ें आएंगी। चलिए अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि कार्डिनल नंबर क्या है? अभी आया था चीज़ें, कार्डिनल नंबर जो संख्या होती है वो कार्डिनल नंबर होती है। जैसे अब 5th 6th 7th ये आएगा तो वो तो ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा। जैसे ये रोमन अंक में सब दिया है, ठीक ना, 5वां 6वां 7वां ये पोजीशंस बता रहा है। कह रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है? तो जो राइट आंसर है ये, हम लोग जानते हैं 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सब 5 स्वर होते हैं। कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? ये देखिए ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च हैं, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर, ठीक, स्नैपचैट, ये वाला ये नहीं होता, ऑनलाइन सर्च नहीं होता। राइट आंसर ये होगा, नहीं पूछा है तो ये स्नैपचैट पे रील वूल आजकल बच्चे सब लोग देख रहे हैं, ये रील बनाने वाला है, ठीक है, तो ये हमारा है। गिग भी पूछता है। गिग एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोग नौकरियों को सर्च करते हैं, जैसे ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन। ये गिग वाला बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, GIG गिग,
इसको भी याद रखिए, ये भी एक ऑनलाइन सर्च प्लेटफार्म है जहाँ पे नौकरियाँ हम लोग ढूंढते हैं। ठीक, इस तरह 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, इसको लाइक एंड शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चंस बार बार परीक्षाओं में आपके पूछे जाएंगे। ऐसे यदि मेरे 3-4 वीडियो अभी अपलोड होने हैं, वो सारा वीडियो जो आप देख लेंगे तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से 25 का 2500 क्वेश्चन आप एम्प्लॉयबिलिटी में करेंगे।